पेज नंबर 106 के ऊपर 1881 1881 टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ। मैं पेज नंबर 106 पे जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है किसान व जनजाति आंदोलन में चल रहा है अभी। 1881 से 82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए। राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए। ये 19वीं सदी के सबसे भयानक भील विद्रोह हुआ। भील क्षेत्र में चुंगी चौकियों स्थापित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं कीमतों में वृद्धि हो गई। इस समय 1881 ईस्वी में मेवाड़ में प्रथम बार जनगणना का कार्य आरंभ हुआ। भील क्षेत्र में भी जनगणना करने हेतु राज्य कर्मचारी पहुंचे। जनगणना के संबंध में भीलों ने अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैल गई। ऐसा भी कहा गया कि पहले पुरुषों तथा स्त्रियों को तोला जाएगा और फिर मोटे पुरुषों और दुबली स्त्रियों को दुबले पुरुषों में बांट दिया जाएगा। ऐसा भी कहा गया कि पुरुषों और स्त्रियों को तोला जाएगा और फिर मोटी स्त्रियों को मोटे पुरुषों और दुबली स्त्रियों को दुबले पुरुषों में बांट दी जाएगी। 25 मार्च 1881 ईस्वी को बारापाल के थानेदार ने अकबर हुसैन नामक एक सवार को किसी भूमि विवाद के मामले में गवाही देने के लिए पडूना के 2 भील गमेतियों को बुलाने भेजा। गमेतियों ने जाने से इनकार कर दिया। तब सवार ने उन्हें बलपूर्वक ले जाने की धमकी दी। इस पर भील जो वहां एकत्रित थे उस पर टूट पड़े और उन्होंने उसे मौत की गांठ उतार दिया। इससे और भी ज़्यादा तनाव फैल गया। भील ऋखवदेव के भी उपासक थे। ऋखवदेव के मंदिर को राज्य ने सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया था। ऋखवदेव के पुजारी भंडारी खेमराज ने भीलों को विद्रोह हेतु प्रेरित किया। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह, राज्य का प्रतिनिधि लेनारगन, अंग्रेज प्रतिनिधि व कविराज श्यामल दास के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। 30 मार्च को विद्रोही भीलों व राज्य की सेना के मध्य वास्तविक युद्ध आरंभ हो गया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलखपाल का गामिती नीमा, पीपली का खेमा एवं संगात्री का जोता थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांतिपूर्वक समझौते के प्रयास किए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। अंत में महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने ऋखवदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ की। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता हो गया। गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा फैलाने वालों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम गुरु गोविंद का है। इनका जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव बेड़सा में एक बंजारा परिवार में हुआ था। 1883 ईस्वी में कुछ स्रोतों के अनुसार 1905 ईस्वी गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना की तथा मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा आदि क्षेत्रों के भील एवं गरासियों को संगठित करने का प्रयास किया। इस संस्था के 10 नियम थे। 1881 से 82 ईस्वी में जब दयानंद सरस्वती उदयपुर आए तो कुछ गुरु गोविंद उनसे मिले गुरु गोविंद उनसे मिले। कुछ तो क्या, एक ही थे गुरु गोविंद जी तो मिले। उनसे प्रेरणा पाकर गुरु ने आदिवासी सुधार एवं स्वदेशी आंदोलन शुरू किया तथा कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन चलाया। गोविंदगिरी ने संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी में किया। ठीक है, कहाँ किया? मानगढ़ की पहाड़ी में किया। गुरु गोविंद ने बेड़सा डूंगरपुर अपनी धुनी स्थापित कर वहां के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया। 1908 में गोविंदगिरी को बेड़सा छोड़ने के बाध्य कर दिया गया। गोविंदगिरी ने ईडर व गुजरात में भी अपना कार्य जारी रखा। 1911 में वे वापस बेड़सा लौट आए तथा वहां धुनी स्थापित कर भगत पंथ शुरू किया। प्रत्येक धुनी की रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए। वे कोतवाल धार्मिक मुखिया होने के साथ साथ भीलों के आपसी विवादों का भी निपटारा करते थे। मानगढ़ का विवाद सम्मेलन, विराट सम्मेलन। गोविंदगिरी ने अक्टूबर 1913 ईस्वी में भीलों के मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र होने के लिए संदेश भेजा। 10 नवंबर 1913 ईस्वी को मेवाड़ वीरकोल, वेलेजली राइफल्स व 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों ने मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया। गोविंदगिरी व पूजा दहेर जी के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 ईस्वी में मानगढ़ बांसवाड़ा पहाड़ी पर समसभा का विराट सम्मेलन आयोजित हुआ तो सेना द्वारा बरसाई गई गोलियों से 1500 स्त्री पुरुष घटनास्थल पर ही मारे गए। इस घटना को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। इसको कौन संज्ञा दी गई? जलियांवाला बाग की दूसरे जलियांवाला बाग की विभत्स संज्ञा दी गई है। ठीक है,
गोविंद गिरी को विशेष न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई, लेकिन अहमदाबाद न्यायालय ने उनकी सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। ये सजा पुनः घटकर 10 वर्ष कर दी गई। 10 वर्ष सजा के बाद गोविंद गिरी को रिहा कर दिया गया। गोविंद गिरी उनकी पत्नी ने अपने जीवन का शेष समय पंचमहल की लीमड़ी कंबोई गुजरात नामक स्थान पर बिताया। यहीं पर उनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1931 के बाद अंतिम संस्कार किया गया। पूजा धीरजी, सूरजी भगत और सुरमा भगत गोविंद गिरी के प्रमुख सहयोगी थे। मोतीलाल तेजावत का एक ही भूमट और मात्र कुंडिया आंदोलन। उदयपुर कोलियारी में 1887 ईस्वी में ओसवाल जैन परिवार में जन्मे मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा बाबजी ने अत्यधिक करो बेगारों, शोषण एवं सामंती जुल्मों के विरुद्ध 1921 ईस्वी में मातृकुंडिया चित्तौड़ में आदिवासियों के लिए एक ही आंदोलन चलाया। मोतीलाल तेजावत 8 वर्ष तक झाड़ोली ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत रहे। बाद में राजकीय सेवा से खुद अलग करके आदिवासियों की सेवा में जुट गए। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के दुख, दर्द एवं कष्टों का व्यवस्थित ब्यौरा लिखते हुए उनको दूर करने के लिए 21 सूत्रीय मांग पत्र महाराणा प्रताप महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई। एक ही आंदोलन को उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों के सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। मोतीलाल तेजावत के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए 31 दिसंबर 1921 ईस्वी को महाराणा ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार भूमठ के कोटड़ा और खेरवाड़ा क्षेत्रों में 50 से अधिक भीलों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई और घोषणा की गई कि जो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करेगा उसे 500 रुपये इनाम के रूप में दे होंगे। इस बीच जब मोतीलाल अपने 2000 साथियों के साथ ईडर राज्य की पाल पर ठहरा हुआ था, तब 7 मार्च 1922 को जब मेजर सूटन के नेतृत्व में मेवाड़ भीलकोर ने उसे घेर लिया और गोलियां चलाई, जिससे मोतीलाल दल के 22 आदमी मारे गए तथा 20 आदमी घायल हुए। राजस्थान सेवा संघ के अनुमान के अनुसार इस घटना में मरने वालों की संख्या 1000 से भी अधिक थी। इस घटना के बाद खेरवाड़ा भूमठ के भील पूर्णतः शांत हो गए, ठीक है, और उन्हें विधिवत भूमि लगान देना आरंभ कर दिया। इसके बाद कोरड़ा भूमठ के भील और गरासियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास किए गए, किंतु अब एक ही आंदोलन मेवाड़ की सीमा के बाहर ईडर, सिरोही, पालनपुर, दांता, विजयनगर, प्रतापगढ़ आदि कई रियासतों में फैल गया था। राज्य में फैली अराजकता को देखते हुए सिरोही राज्य के मुख्यमंत्री रमाकांत मालवीय ने 28 जनवरी 1922 को ईस्वी को एक राजकीय आदेश द्वारा सभाएं करने पर रोक लगा दी, परंतु भीलों व गरासियों ने इस राज्यादेश की अनुपालना नहीं की। फरवरी महीने के प्रारंभ में तेजावत पुनः सिरोही राज्य में आए। इस समय तक तेजावत सिरोही राज्य के भीलों एवं गरासियों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। उन्हें मेवाड़ की क्रांति के नाम से पुकारते थे। लगभग 4000 भील मोतीलाल के साथ सिरोही आए थे। वे सिरोही राज्य के विभिन्न भील मुखियाओं से मिले। उन्होंने सिरोही के कृषकों को ₹1.25 और 5 मन अनाज की प्रति हल बुलाई से अधिक लगान न देने के लिए कहा। 3 फरवरी 1922 ईस्वी को आबू रोड के पास स्थित संगाना गांव में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा पर प्रतिबंध लगा होने के बावजूद वहां 8 से 10,000 भील ग्रासी उपस्थित थे। सिरोही राज्य का दीवान रमाकांत मालवीय इस आंदोलन को समाप्त करवाना चाहता था। उसने स्थिति को बिगड़ते देखकर राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष विजय सिंहपति को भील आंदोलन को शांत कराने और भीलों से राज्य से समझौता करवाने के उद्देश्य से आमंत्रित किया था। पथिक जी रामचंद्र वैद्य तथा ब्रह्मचारी हरि को एक साथ लेकर सिरोही आए थे। वे तेजावत से भगवानगढ़ गांव में मिले और उन्हें आंदोलन को शांतिमय तरीके से चलाने की सलाह दी और आग्रह किया कि वे व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गोपेश्वर स्थान पर भीलों की एक सभा आयोजित हुई, जिनमें पथिक जी और रमाकांत ने कृषकों को उनके दुख दर्द को कम करने का आश्वासन दिया, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पथिक और मालवीय के प्रयास असफल रहे। 23 मार्च 1922 को रोहिड़ा के तहसीलदार ने सूचना भेजी कि भील अपने खेतों से राज्य के हासिल का भुगतान किए बिना चने की सारी फसल ले गए हैं। ऐसी स्थिति में सिरोही के दीवान ने सरकारी हासिल की वसूली करने के उद्देश्य से गरासियों के सियावा ग्राम में राज्य के सैनिक भेजे। इसके बाद 12 अप्रैल 1922 ईस्वी को सिरोही राज्य की फौज और मेवाड़ भीलकोल ने सम्मिलित रूप से सियावा गांव पर आक्रमण किया। 3 गरासी मारे गए और 1 घायल हुआ। इस पर अत्याचार के बाद भी भीड़ व गरासी नहीं झुके। परिणामतः 5 और 6 मई 1922 ईस्वी को मेवाड़ भीलकोर की एक टुकड़ी के साथ राजकीय सेना ने रोहिड़ा तहसील के बालोलिया और भूला गांवों को घेर लिया और अंधाधुंध गोली चलाने के साथ दोनों गांवों में आग लगा दी, जिससे गांव जलकर भस्म हो गए। सरकारी स्रोत के अनुसार इस गोलीकांड में 11 भील व गरासी मारे गए और अन्य घायल हुए। इस हत्याकांड की सूचना राजस्थान सेवा संघ अजमेर के पास 9 मई को पहुंची। 10 मई को समाचार पत्रों में हत्याकांड की घटना का विवरण प्रकाशित हुआ।
राजस्थान सेवा संघ ने इस घटना को गंभीर माना और उसने रामनारायण चौधरी तथा सत्यभक्त को घटना की जांच करने हेतु सुरोई भेजा। इस नरसंहारक घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए, इसकी सही संख्या निर्धारित करना कठिन है, फिर भी अनुमानतः मृतकों की संख्या 50 तथा घायलों की संख्या 150 थी, जिसे मेजर प्रिचार्ड जिसने गोलीकांड का नेतृत्व किया था, अधिकृत रूप से इसकी पुष्टि की है। तेजावत और भीलों व गरासियों की वीरगाथा महात्मा गांधी तक पहुंच चुकी थी। वे समय समय पर व्यक्तिशः भील आंदोलन की गतिविधियों की जानकारी जो है मोतीलाल कोठारी के माध्यम से प्राप्त करते रहते थे। तेजावत तमाम प्रयासों के बाद भी मेवाड़ की सेना द्वारा गिरफ्तार नहीं हुए। अंततः महात्मा गांधी की सलाह पर 4 जून 1929 ईस्वी को तेजावत ने ईडर राज्य में स्थित खेड़ ब्रह्म गांव में अपने को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया। जुलाई माह में उन्हें मेवाड़ राज्य को सुपुर्द कर दिया गया। मेवाड़ सरकार ने उन्हें केंद्रीय कारागार में रखा और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। बाद में 23 अप्रैल 1936 ईस्वी को मोतीलाल तेजावत को उदयपुर केंद्रीय जेल से मुक्त कर दिया गया। तेजावत 6 अगस्त 1929 से 23 अप्रैल 1936 ईस्वी तक उदयपुर जेल में रहे थे। उनकी रिहाई में मोतीलाल कोठारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। तेजावत प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य थे। उन उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु किए गए सत्याग्रह में तेजावत अन्य कार्यकर्ताओं के साथ 15 फरवरी 1939 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन अरे यार पॉज कर देना। ये लाइट नहीं लगी, लाइट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तेजावत पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। 5 दिसंबर 1963 को उनका देहांत हो गया। बिलों ने तेजावत के नेतृत्व में हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया था। बिलों ने तेजावत के नेतृत्व में हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया था। मीना आंदोलन सन 1924 से 1952। जयपुर अलवर क्षेत्र में मीणाओं की संख्या अधिक थी। 1924 ईस्वी में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तथा जयपुर राज्य जयराम पेशा कानून 1930 दादरी अधिनियम लागू किया। इन कानूनों के तहत 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी मीणा स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर हाजिरी देने के लिए पाबंद किया गया। अतः छोटू राम, लक्ष्मी नारायण झरवाल, महादेव राम, जवाहर राम आदि मीणा नेताओं ने मीणा जाति सुधार कमेटी का गठन किया। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई। इस सभा में जयपुर राज्य से जयराम पेशा कानून समाप्त करने की मांग की। अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में नीमका थाना क्षेत्र में एक सम्मेलन हुआ और जयपुर राज्य मीना सुधार समिति का गठन हुआ। मगन सागर जी ने मीन पुराण की रचना भी की थी। मीना सुधार समिति के अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, मंत्री राजेंद्र कुमार व संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल बनाए गए। 1945 में श्री माधोपुर नीमका थाना में 1946 में बागावास जयपुर ग्रामीण में विशाल मीना सम्मेलन हुए। ठक्कर बप्पा ने भी मीणाओं की दशा में सुधार हेतु जयपुर राज्य को पत्र लिखा था। 1952 इसमें हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल ने मीणाओं के विरुद्ध सभी प्रतिबंध वापस ले लिए। अंततः काफी प्रयत्नों के बाद 4 मई 1946 को जयपुर राज्य ने जयराम पेशा कानून को समाप्त करने की घोषणा की। ठीक है, अब पेज नंबर कहाँ पे चल रहे हैं? अभी पेज नंबर 109 पे चल रहे हैं और टॉपिक का नाम है प्रजामंडल आंदोलन, है ना। प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान में आरंभिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई थी। प्रजामंडल आंदोलन सबसे पहले राजस्थान में आरंभिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना सन 1918 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप इनका संपर्क ब्रिटिश इंडिया और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमलाल बजाज, चांदकरण, शारदा, गिरधर शर्मा और स्वामी नरसिंह सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। संस्था का मुख्य कार्यालय जो कानपुर में रखा गया, जो उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूंजीपतियों और मजदूरों का सबसे बड़ा केंद्र था। राजस्थान में इसका कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। राजस्थान का कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर में कार्यालय स्थापित किया गया।
सभा के सदस्यों ने इस सभा को कांग्रेस के सहयोगी संस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन आरंभ में वे ऐसा करने में सफल नहीं हुए। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में बाद में कौन सा अधिवेशन हुआ था? बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था ना, 1920 के समय ये कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। ठीक है, बाद में क्या किया, कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया इसको। ठीक है, राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए 22 अक्टूबर 1920 से वर्धा से कांग्रेस राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला जाने लगा। विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे और रामनारायण चौधरी सह संपादक। ठीक है, दोनों का याद रख लेंगे, संपादक और सह संपादक। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके नाम याद रखना है। ठीक है, इस पत्र के आर्थिक सहायता मुख्य रूप से जमनालाल बजाज ने की। यह पहला पत्र था जो राजस्थानी लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से हुई थी। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना प्रसार हुआ। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से सशंकित थी। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु शोभालाल गुप्त को 2 वर्षों के कठोर कारावास की सजा मिली। 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद से सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए। शनि शनि मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। परिणाम स्वरूप 1928 से 29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गए। आगे देखते हैं, 1920 में भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। कहाँ गया? महात्मा गांधी के हाथों में। ठीक है, उससे क्या हुआ, उन्होंने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन क्या किया, असहयोग आंदोलन कर दिया। समस्त भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान भी से अछूता नहीं रहा। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूम गया। झंडे की एक ओर महात्मा गांधी, दूसरी ओर स्वराज्य लिखा था। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहाँ के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद अयूब खां को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज्य कोष में दिए। उन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। 15 मार्च 1931 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और इन्होंने तिलक स्वराज्य कोष में चंदा जमा करवाया था। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया, और जबकि इससे पूर्व में महर्षि दयानंद के उपदेशों को मानकर हिंदी भाषा स्वदेशी प्रचार कर रहे थे। ठीक है, पहले अलग का सिस्टम, बाद में अलग कर दिया उन्होंने सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते, चुपके कर रहे थे। ठीक है, गुप्त रूप से कैसे रखते थे? भारत सरकार ने आदेश दिया कि वह या तो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल गठन करे या युवराज को शासन का अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाएं। महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिए। युवराज ने अंग्रेज सरकार की इच्छानुसार मंत्रिमंडल बनाया। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेजी अधिकार मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया गया।
बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन 1913 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन किया। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य में प्रतिनिधि सभा रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की स्थापना की घोषणा कर अगले वर्ष उसके प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया। राजस्थान में ही नहीं, सारे उत्तरी भारत के राज्यों में तब उस समय अपने ढंग की ये एकमत और उत्तरदायी राजनीतिक संस्था थी। 1917 में इसका नाम बदलकर विधानसभा कर दिया गया। इसकी सदस्य संख्या प्रारंभ में 35 थी, बाद में 1937 में इसे बढ़ाकर 45 कर दी गई। 1914 में हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाना व 1921 में जमींदार बोर्ड की स्थापना करना आदि प्रगतिशील व लोकप्रिय कदम गंगा सिंह द्वारा उठाए गए। इस प्रकार बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़ाकर संरक्षण प्रदान किया। पर गंगा सिंह का एक दूसरा रूप भी था, निरंकुश शासक का। जब उन्हें लगा कि ब्रिटिश भारत की राजनीतिक हवा बीकानेर को भी प्रभावित कर सकती है तो उन्होंने 4 जुलाई 1932 को बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जिसका उद्देश्य जन जागरण को दबाना था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? जन जागरण को इस उद्देश्य दबाना था। पर बदलाव के बाद वो बीकानेर तक पहुंच चुकी थी। सर्वप्रथम बीकानेर राज्य में 1907 ईस्वी में चूरू में सर्वप्रथम सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई थी। यह एक सामाजिक शैक्षिक संस्था थी। इसके बाद 1920 ईस्वी में बीकानेर में सद्विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। इस संस्था द्वारा धर्म विजय और सत्य विजय नामक 2 सामाजिक नाटक अभिनीत किए गए, जिससे समस्त सरकारी क्षेत्र में हलचल मच गई। पर सबसे बड़ी घटना हुई जब 26 जनवरी 1930 को चूक में धर्मस्तूप के महंत गणपति दास, चंदमल बहड़ और वैद्य शांत शर्मा द्वारा तिरंगा फहराने पर महाराजा ने इस महंत से मंदिर ही जब्त कर लिए। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बेड़ला के हस्तक्षेप पर महाराजा ने मंदिर महंत को वापस लौटा दिया। इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की गतिविधियों में रुचि लेना आरंभ कर दिया। फिर क्या हुआ? महाराजा की स्वेच्छाचारित पर प्रकाश डालते हुए विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाह नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार महाराजा गंगा सिंह ने जन आवाज को दबाने के प्रयास सफल नहीं रहे हुए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में महाराजा गंगा सिंह लंदन गए थे। उसी समय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का एक विशेष शिष्टमंडल जनता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने लंदन पहुंचा। बीकानेर राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार करके सम्मेलन के सदस्यों में बांटा गया। गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष लॉर्ड सेकी ने इस ज्ञापन को महाराजा गंगा सिंह के सामने ठीक उसी समय रखा जब वे बड़े जोश के साथ अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। लॉर्ड सेकी ने ज्ञापन पर यह लिख दिया था कि बीकानेर महाराजा को इसका उत्तर देना चाहिए। ज्ञापन में महाराजा और उसके प्रशासन की तीव्र आलोचना की गई। ज्ञापन देखकर महाराजा अत्यधिक खिन्न हुए और गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने से पहले ही भारत लौट आए। गोलमेज सम्मेलन में आने के बाद गंगा सिंह का रुख आक्रामक हो गया। जब बीकानेर में पंजाब से आने वाले गेहूं पर जकात शुल्क बढ़ाया गया तो इसके विरोध में चूरू में 11 जनवरी 1932 को भालचंद कोठारी की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई और महाराजा से बढ़े हुए शुल्क को वापस लेने की मांग की गई। महाराजा ने इसे कुपित होकर दल बल सहित मानदाता सिंह को चूरू भेजा। इसके बाद चंदनमल बहड़ सत्याग्रह, सत्यनारायण सर्राफ और वैद्य शांत शर्मा, मास्टर ज्ञानचंद, महंत गणपत दास, स्वामी गोपाल दास, बद्री प्रसाद खूबाराम एवं प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिए गए। इसके विरोध में 17 दिसंबर 1933 को बीकानेर के साथ साथ कलकत्ता, बम्बई, खंडवा, उज्जैन, अजमेर, रतलाम व ब्यावर में बीकानेर दिवस मनाया गया। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर राज्य के एक प्रमुख कार्यकर्ता लक्ष्मीदास स्वामी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कराची में हुए 1936 के अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया कि जिसके अनुसार भारतीय राज्यों के नागरिकों से उनके नागरिक अधिकारों के सुरक्षित व संगठित होने का आह्वान किया गया था। बीकानेर पहुंचने पर लक्ष्मीदास स्वामी ने अपने मित्र मुक्ता प्रसाद वकील और सत्यनारायण सर्राफ आदि से इस संबंध में चर्चा की। पेज नंबर 110 तक हुआ है 106 से।